नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश सरकार के खिलाफ बोले तेजस्वी, कहा नीतीश के साथ काम करने में हो रही थी दिक्कत। पटना सिविल कोर्ट में हुआ बड़ा हादसा। जदयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए विजय कुमार सहनी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कर लिया फैसला, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भाजपा जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा करती है। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रहे हैं। आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म की सीमितता और बाध्यताओं के बीच उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश के पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर तरीके, असामयिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी अप्रोच वाले नेतृत्व के साथ वो अपनी क्षमता का बस 10% ही कार्य कर पा रहे थे। इन सब के बावजूद उन्होंने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता के बल पर केवल 17 महीने में ही लाखों नौकरियां दी। इससे पूर्व तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट से आरजेडी का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एनडीए सरकार के 17 साल बनाम महागठबंधन सरकार के 17 महीने की तुलना की गई है। इसमें दावा किया गया है कि तेजस्वी ने बेहतरीन काम किया। देश में पहली बार जाति आधारित गणना करके 70% तक आरक्षण बढ़ाया गया। लाखों पदों पर बहाली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग में 1.35 लाख पदों पर भर्ती को अंतिम चरणों तक पहुंचाया गया। 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया गया। पंचायत प्रतिनिधियों, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा पर्यटन और खेल नीति को बढ़ाने का श्रेय भी तेजस्वी यादव को दिया गया है। आरजेडी के इस वीडियो पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कारनामों को पूरा बिहार जानता है। लोगों पर अत्याचार किया गया, विधि व्यवस्था चौपट हुई, इसी कारण नीतीश जी उनको छोड़कर एनडीए में आए। परिवारवाद के युवराज क्या 17 महीने का वीडियो जारी करेंगे? 17 महीने केवल लूट खसोट हुआ था। सीएम नीतीश कुमार इनके कारनामों से त्रस्त हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। जो आज CAA कानून के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र के सामने, पिता की, भाई के सामने बहन की, बहन के सामने भाई की। और इस तरह का जो अत्याचार, अनाचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए। उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो CAA कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले कि लागू नहीं है। देखिए, वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। में लागू होगा क्या सर? सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है।
नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा? हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी हैं उनको लेकर आरजेडी बड़ी मजा ले रही है, कह रहे हैं कि उलझन है, उठापटक चल रहा है। आरजेडी क्या मजा लेगी? आरजेडी तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीनों उसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है? नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों के खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजेडी क्या बोलेंगे? का वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीनों उन्होंने क्या किया, सब कह रहे हैं कि घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे वो? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए। और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले, वो क्या बोलेंगे? राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पे सिविल कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में एक वकील की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। बुधवार को तकरीबन 1:30 बजे पटना के सिविल कोर्ट ने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक कोर्ट के अंदर गेट नंबर 3 पर बड़ा धमाका हुआ। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई धमाके की वजह जानने के बजाय जान बचाने की जद्दोजहद में भागने लगे, लेकिन हादसे की चपेट में 3 वकील आ गए, जिसमें एक वकील की जलकर मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना के सिविल कोर्ट में धमाके की आवाज़ ट्रांसफार्मर विस्फोट से हुई, जिसमें वकील देवेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत होगी जबकि 2 वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस मामले में टाउन डीएसपी ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। किन कारणों से ये स्थिति बनी, जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जिले में आज बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण हादसा हुआ। हादसा के बाद एक नोटरी महोदय की मृत्यु हो गई। नोटरी महोदय का नाम है देवेंद्र प्रसाद जी, उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी इसमें 3-4 व्यक्ति और घायल हैं। इसमें एक वकील महोदय लोग भी है घायल में। घायल लोगों को उचित इलाज हेतु पुलिस प्रशासन के द्वारा सीएमसी से भेज दिया गया है। इलाज चल रहा है और जिसमें नोटरी महोदय की मृत्यु हुई है उनके डेड बॉडी को भी इंक्वेस्ट वगैरह करने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ से भेजना चाहता है घटनास्थल से, परंतु व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता लोगों के द्वारा आक्रामक होकर के पुलिस प्रशासन के रास्ता को मतलब व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया है, रोक दिया गया है और वे लोग पुलिस प्रशासन को काम करने नहीं दे रहे हैं। मैंने उनको कई एक बार कहा कि अधिवक्ता महोदय लोगों को पुलिस प्रशासन को काम करने दें, डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने दें, परंतु वे लोग रास्ता को रोक दिया है, डेड बॉडी को ले जाने नहीं दे रहे हैं। वकीलों का जो है आखिर कारण क्या है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं? तो ये तो जांच का विषय हो सकता है कि किस कारण से घटना घटी है और ट्रांसफार्मर तो बिजली विभाग से संबंधित है, तो ये जांच के बाद स्पष्ट होगा कि इसमें कहाँ से चूक है, कहाँ से लापरवाही है। इस मामले में एफआईआर होगी? हाँ, इसमें बिल्कुल एफआईआर होगा। अधिवक्ता महोदय लोगों के द्वारा जो आवेदन उपस्थित किया जाएगा उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस प्रशासन जो भी हो सकेगा इसमें अपना सहयोग देगा। ये तो हादसा है, हादसा में सरकार के द्वारा भी मुआवजा का प्रावधान है। पटना के जिलाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग करें, क्या बड़े अधिकारी को आपने अवगत करा दिया है? मैंने वरीय अधिकारी महोदय लोगों को अवगत करा दिया है, पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है और इसमें अगर हादसा है तो इसमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। इन लोगों को रास्ता पुलिस का नहीं रोकना चाहिए, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी कानून के जानकार हैं, सक्षम हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं,
तो पुलिस को सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये लोग कानून की जानकारी रहते हुए भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक हो, थैंक यू। अधिवक्ता लोग काफी आक्रोशित है। हमारे बीच के एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है, वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट किया है। मजबूरी में ट्रांसफार्मर के नीचे हम लोगों को बैठना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी भी डेड बॉडी ले जाने के लिए तैयार है, एम्बुलेंस तक नहीं है और न स्ट्रेचर तक आया है, न जो घायल है उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमारी व्यवस्था है। सुरक्षा का तो पूरा अभाव यहाँ पे है। किसी का सर जान चला गया, देखा जाए कि कितना बड़ा क्षति हुआ उनके घर के लिए। एक तो खुद ही वो हैंडीकैप थे, वो पूरा घर उन पर डिपेंड था, पूरा घर उनका बर्बाद हो चुका है। मांग करेंगे जी, 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को तत्काल तुरंत प्रदान किया जाए और जितने अधिवक्ता जो हमारे घायल हुए हैं उनको भी 25 से 50 लाख रुपए तुरंत दिया जाए। कितने लोगों के हताहत होने करीब 5 आदमी बिल्कुल हताहत हो गए हैं, काफी इंजर्ड है, जल गए हैं। उसकी व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं हुई है। मृत्यु हुई है जी, एक की मृत्यु हो गई है। दो लोग तो पैदल लेके। देखिए, अभी जो सिविल कोर्ट में अनियमितता का कारण है कि सिविल कोर्ट को तोड़ के बनाया जा रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन वकीलों के साथ सबसे बड़ा हादसा यह है कि न वकीलों को बैठने का स्थान दिया गया और न कोई तरह का विकल्प तैयार किया गया सरकार के द्वारा। हम लोग आज मजबूर है इस बात के लिए कि हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था बिना किए हुए हम लोग को जो है रोड पर बैठने का दिया गया। और अभी फिलहाल देवेंद्र अधिवक्ता की मृत्यु हो गई और मैं 3 आदमी जो घायल है उनमें से एक अधिवक्ता का बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का अध्यक्ष होने के नाते घटनास्थल पर ही जल के उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत भारी ब्लास्ट हुआ था, बहुत तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ था और यहीं पर कई लोग घायल हो गए और एक लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो देख पा रहा है बहुत बुरा पोजीशन है अधिवक्ताओं का, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग जलते हुए देख रहे थे, प्रशासन को एम्बुलेंस को फोन किया तब जाके आए। यहाँ घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनका मोबाइल है जमा कर दे रहे हैं, काफी वक्त से रखे हैं, किसी अधिवक्ता को बैठे नहीं आया है ना। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई न्यायिक पदाधिकारी घटनास्थल तक नहीं आए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है। जिला जज साहब को खुद आना चाहिए घटनास्थल पर देखना। यह मानवीय संवेदना का विषय है और इस मानवीय संवेदना पर सारे लोग निरंकुश हो गया हो। ऐसी स्थिति में प्रशासन और न्यायालय का महत्व क्या रह जाता है जब आप मानवीय संवेदना के साथ नहीं रहते हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, ना तो रजिस्ट्रार आए हैं, ना जिला जज, ना अध्यक्ष, न प्रेसिडेंट, न सेक्रेटरी, न कोई यहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं। क्या रहेगा 50 लाख में 1 करोड़ रुपया उचित राशि जो है निर्धारित किया जाए, तभी जो है यहाँ से लाश जाएगा। जब तक एक्सपेक्टिंग जज चीफ और डिस्ट्रिक्ट जज नहीं आते, डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज राष्ट्रीय जनता दल में विजय कुमार सहनी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जदयू में
पिछड़ों की कोई जगह नहीं रहती है, कोई सम्मान नहीं रहता है। नीतीश कुमार की पिछड़ों को कोई खबर नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि मुझे नीतीश कुमार ने सिर्फ इस्तेमाल किया, कई लोगों को चुनाव में हारने में हमारा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मैं आरजेडी से पुराना नाता है और जब आरजेडी का गठन हुआ था उस समय हम आरजेडी में प्रस्तावक बन गए थे। इस पार्टी के लिए और लालू जी के लिए मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम इस पार्टी में आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी है। उम्मीद करते हैं अगर मुझे टिकट मिलेगा तो इस बार हम चुनाव जीत कर आएंगे। प्रत्याशी एवं बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। जदयू में हम 10 से रहे 2010, लेकिन उस उपेक्षा रहा। 14 में हमको टिकट दिया गया वैशाली लोकसभा से, जबकि वहाँ कोई गठबंधन जदयू का नहीं था। तो ऐसा उसके बाद हमको ज़बरदस्ती वहाँ लड़ाया गया, जिसके कारण हमारे जेल के साथी रहे रघुवंश बाबू आरजेडी से थे, उनकी हार हो गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह रघुवंश बाबू को हरा, तो हमारा समाज का वोट कटा और रघुवंश बाबू हारे। उसके बाद हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के पार्टी में फेंक दिया गया। हम प्रदेश में विजय चौधरी थे तो उपाध्यक्ष थे, वशिष्ठ भाई रहे तब महासचिव बने। उसके बाद नीतीश जी का एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हटाना है सब पद से हटा दो, अलबला के अपने छोड़ के चल जाए। वहाँ अति पिछड़ा का बहुत बड़ा अपमान होता है। और लालू जी की जहाँ बात है, लालू यादव जी जो मलाह को सम्मान दिए, सबसे पहले देश में पहला एमपी और राज्यसभा मंत्री बनाने का कैप्टन साहब का जो बनाया वो लालू यादव बनाया। लालू जी ने महेंद्र बाबू केवल जी बनाया, राज्यसभा बनाया। विद्यासागर शाह जी को मंत्री बनाए, राज्यसभा भेजे। रामाशय सहनी जी को मंत्री बनाए, रामचंद्र निषाद को मंत्री बनाया। बैजनाथ सहनी को, रामकरण बाबू जो कर्पूरी जी के समय थे उस समय नहीं बन सके थे, लेकिन लालू जी ने उम्मीदवार रहे। भाई विजय सहनी जी आज जनता दल यू छोड़कर राजद में शामिल हो रहे हैं और हम इनका राजद परिवार में इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के नेतृत्व में ये आज यहाँ शामिल हुए हैं। आदरणीय श्याम रजक जी, आदरणीय अनुज यादव जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। विजय कृष्ण जी, मीनू जी हैं, चौरसिया जी हैं, सभी और हमारे वैशाली और मुजफ्फरपुर पूरे बिहार के बहुत सारे हमारे समाज के और अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। आज यही बात बताने के लिए आज ये शामिल हुए हैं कि अति पिछड़ों का जो डंका पीटते हैं नीतीश कुमार जी, आज उनका खाली अति पिछड़ों को ठगने के काम किए हैं आज तक, और अति पिछड़ों को मान और सम्मान देने के काम अगर किसी ने किया है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी किए हैं। और उसी को देखते हुए आज विजय कुमार सहनी जी आज हमारे दल में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में आए हैं तो हमारा दल मजबूत होगा। और हम लोग जात के नहीं जमात के राजनीति करते हैं और वो जमात वीर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बना है और आने वाले दिनों में यही जमात 24 में और 25 में बताने का काम करेगा। ये जो है तो हम लोग आपको सामने यही कहते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनावी तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की सियासी जंग में इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी कूदेंगे। पवन सिंह ने जहां पहले बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, वहीं अब उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। बीते दिनों पवन सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वे कह रहे थे, चुनाव तो वे लड़ेंगे लेकिन कब और कहां और कैसे और किस पार्टी से लड़ना है यह बाद की बात है। भोजपुरी स्टार इन बातों के मायने मतलब भी खूब निकाले जा रहे हैं। 2014 से पहले आरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की जमीन बहुत मजबूत नहीं रही है। एनडीए से यह सीट जदयू के खाते में थी और पार्टी की मीना सिंह 2009 में चुनाव जीती थी। एनडीए से अलग होने के बाद 2014 में भाजपा ने यहां सेवानिवृत्त वरिष्ठ गृह सचिव राजकुमार सिंह को मौका दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी की लहर और सांसद आर के सिंह के क्षेत्र में
किए गए कार्य उनकी स्वच्छ छवि ने आरा में भाजपा को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आरके सिंह के अलावा भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भोजपुर से आते हैं। जदयू से सांसद रही मीना सिंह भी अब भाजपा में हैं। ऐसे में भाजपा से आरा के लिए पवन सिंह की राह आसान नहीं है। हालांकि पवन सिंह अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा की लिस्ट में आरा के साथ छपरा, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर और औरंगाबाद का नाम भी ले रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पवन सिंह किस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल होती है या नहीं। बिहार भाजपा द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शहीद जुब्बा सहनी जी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जुब्बा सहनी जी भारत के निर्माण के लिए, आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज कोई ऐसे कार्यों को सोच भी नहीं सकता। हम सबको उनकी वीरगाथा को याद रखना है। चौधरी ने कहा कि भाजपा जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वर्षों पूर्व अखंड भारत का सपना देखा और संकल्प लिया था। जब देश में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि सहनी समाज को आगे ले जाने में भाजपा कभी पीछे नहीं हटेगी। ओबीसी आयोग को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इस आयोग के पहले अध्यक्ष भी सहनी समाज से आने वाले भगवान लाल सहनी को बनाया गया। उन्होंने कहा बिहार में सुशासन स्थापित होगा। किसी भी कीमत पर माफियाओं को स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे वो बालू माफिया हो, ज़मीन माफिया हो या शराब माफिया हो। उसे बिहार छोड़कर जाना होगा। इसके लिए प्रदेश में कानून बनाया गया है। जो भी गरीबों को परेशान करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से हासिल करना है। आज विरासत और विकास को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। आज सीए कानून भी इसी को आगे बढ़ाता है। यह कानून नागरिकता देने वाला है। सहनी समाज को पूरी तरह से राममय वातावरण में निषाद समाज की तो बड़ी भूमिका रही है और ये भूमिका अपने को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव महसूस करता है। मुकेश सहनी पुराने साथी से क्या स्थिति रहेगी? मैं बता रहा हूँ कि सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है। इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। सर, चिराग जी को लेकर सर क्या कहिएगा? उनके चाचा और मैं तो बता दिए हैं कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। सीट को खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तानी से भारी भीड़ ला रही है। और देखिए, देश के जो हितैषी नहीं है, जो माँ भारती के सनातन के संतानों को अपमानित करने का, इसके बहु बेटियों को इज्जत तार करने पर मौन रहने वाला, ऐसे लोग ही सीएए का विरोध करता है। अरे ये नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं लेता है। आपत्ति क्यों है? कोई हिंदू पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हो, उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे। और अगर जो वो भागकर भारत आ गया, वर्षों से पुष्ट दर पुष्ट रह रहा है और उसको नागरिकता मिल गई तो छाती फट रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो भारत माँ भारती के संतानों के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। तेजस्वी ने सर नया वीडियो जारी किया अपने उपलब्धि का सर, 17 महीने का 17 महीने यह चुनौती है। ये नियुक्ति के नाम पर एक बड़ा गड़बड़ घोटाला किए, आज नियुक्ति घोटाला में फंसे हैं। अरे नियुक्ति के नाम पर जो जमीन लिखाने वाला, पैसे की वसूली करने वाला, परिवारवादी वंशवादी या कुछ संपत्ति का मालिक बनने वाला, ये उपलब्धि दिखा दे। ये उपलब्धि दिखाएं कि जंगल राज, गुंडा राज में कैसे तब्दील हुआ। नेता प्रतिपक्ष मैं था। 500 दिन में 341 दिन 70% हम किसी न किसी जिले में आंसू पोंछ रहे थे। एक भी जगह ये नहीं जाते हैं। आज भी अगर जो घटना घटित होता है
मैं तरफ कर रहता हूँ, तुरंत पदाधिकारी से बात करता हूँ क्योंकि सरकार में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक प्रतिपक्ष की दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये रानी के पेट से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता जमीन से जुड़े लोगों को अब राजा बनाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।